हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार सहायक आचार्य राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक कौटिल्य के अर्थशास्त्र की आर्थिक अवधारणाएं। अर्थशास्त्र के विषय में जब हम जानना चाहते हैं तो कौटिल्य जो हमारे पूर्व अर्थशास्त्री रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये। उनके अर्थशास्त्र के बारे में क्या विचार हैं, उनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय चिंतन की नीतिपरक परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना 321 से 300 वर्ष ईसा पूर्व में की गई ऐसा माना जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों जैसे कि एडम स्मिथ के वेल्स ऑफ नेशन, जे.एस. मिल या माल्थस की जो अर्थशास्त्री संबंधी विचार हैं उनसे बिल्कुल ही अलग है। यह भारत की वर्तमान आर्थिक समस्याओं के व्यवहारिक समाधान में सहायक सिद्ध हो सकता है। कौटिल्य एक अर्थशास्त्री न होकर एक दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ तथा प्रबुद्ध विचारक थे। इसलिए उनका जो अर्थशास्त्र है उसकी विषय सामग्री व्यवहारवाद पे आधारित है। प्राचीन काल में अर्थशास्त्र वेद वेदांगों का महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। कौटिल्य ने मानव जीवन का विभाजन धर्म, अर्थ, काम के आधार पर किया है, लेकिन इन सब में से अर्थ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। उनका मानना था कि यदि आपके पास अर्थ है तो समस्त पृथ्वी जगत आपको नमन करता है, यानी धन होना बहुत आवश्यक है। उनका एक कथन कि सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ है, अर्थस्य मूलम राज्यम, यानी कि सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल राज्य है। यानी कि सब का ही मूल जो है वो अर्थ या धन है। संसार में धन ही वह वस्तु है जिसके अधीन धर्म और काम दोनों आते हैं। जब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जानकारी लेते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका ग्रंथ जो है उसमें 15 अधिकरण हैं, जिसमें 150 अध्याय है, 180 प्रकरण हैं और 600 से अधिक श्लोक इसके अंदर हैं। इसके अर्थशास्त्र में कृषि, उद्योग, व्यापार, श्रम, मापतोल, सार्वजनिक वित्त, ऋण, कर, टैक्सेस जो है, निजी संपत्ति आदि के बारे में विस्तार रूप से जाने गए हैं। कौटिल्य के प्रमुख आर्थिक विचार। जब हम कौटिल्य के विचारों को पढ़ने लगते हैं तो उसके अंदर हमें इन 4 बातों पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला है त्रयी, जिसको धर्म दर्शन भी कहते हैं। दूसरा है वार्ता, जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं। तीसरा है आन्वीक्षिकी, जिसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। चौथा है दंड नीति, जिसे राज्य तंत्र या राजनीति शास्त्र कहा जाता है। जब हम त्रय की बात करते हैं तो सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद ये तीनों मिलकर के त्रय कहलाते हैं। सामवेद
ऋग्वेद और यजुर्वेद, ये तीनों मिलकर त्रय कहलाते हैं। कौटिल्य के वेद वेदांगों के ज्ञान के साथ साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक विषयों का समावेश इस त्रय में किया है। इसमें सामाजिक विषयों को भी लिया जाता है। अगला है वार्ता यानी अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत कौटिल्य ने जहाँ एक और कृषि, पशुपालन, खनन, उद्योग एवं व्यापार आदि का समावेश किया है, जिनके द्वारा भौतिक साधनों एवं संपत्ति का अर्जन होता है, वहीं दूसरी ओर वनों, वन्य जीवों, धात्विक खनिजों तथा राज्य की आर्थिक व्यवस्था को शामिल किया जाता है। क्योंकि प्राचीन काल के अंदर पशुपालन, कृषि, खनन इन्हीं को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। वन और वनों से जो हमें उपज मिलती है उनके बारे में ज़्यादा विचार किया जाता था, तो कौटिल्य ने भी उसके बारे में ही जानकारी दी है। तीसरा महत्वपूर्ण विचार जो है आन्वीक्षिकी यानी दर्शन शास्त्र। इसे सब कार्यों में सर्वश्रेष्ठ कार्य माना है दर्शन शास्त्र को, और इसके अंतर्गत तर्क, विवेक एवं न्याय के सिद्धांतों को शामिल किया गया है। दंड नीति यानी राज्य तंत्र या राजनीति शास्त्र। इसे ज्ञान की उपरोक्त तीनों शाखाओं यानी कि त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी को सही एवं सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी माना है। क्योंकि अगर इन तीनों को सफल बनाना है तो दंड नीति उचित और सक्षम स्तर की होनी आवश्यक है। कौटिल्य ने अपने प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र में इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। कौटिल्य के समय में अर्थशास्त्र न केवल वेद वेदांगों का एक महत्वपूर्ण अंग था, वरन उसमें धर्मशास्त्र की उपयोगिता की अभिव्यक्ति की पूर्ण क्षमता होने के कारण यह धर्मशास्त्र का भी एक अविभाज्य अंग था। उस समय इसमें भौतिक साधनों एवं अल्प अर्जन की क्रियाओं, कृषि, उद्योग और व्यापार को भी शामिल कर लिया गया था। कौटिल्य ने धर्म, अर्थ एवं काम के आधार पर मानव जीवन का विवेचन किया है और उसने धर्म प्रधान विचारों के विरोध में अपने अर्थ प्रधान विचारों को ज़्यादा मान्यता दी है। क्योंकि अगर आपने चाणक्य या कौटिल्य का एपिसोड टीवी में भी अगर कभी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसने चंद्रगुप्त के शासन को बनाने के लिए अर्थनीति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। हमेशा उसका यही प्रयास रहा कि उसका जो शासन है उसमें धन की किसी प्रकार की कमी ना हो। वो ये मान के चलता था कि सभी प्रकार के दोष जो है वो धन के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। चोरी है वो धन की अभाव में पैदा होती है, अनैतिक कार्य जो है वो धन प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। तो धन को ही बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और जो राज्य जितना ज़्यादा धनी होता है उसके नियंत्रण में और उसके आसपास के राज्यों में उसकी धाक रहती है, लोग उससे डरते हैं। तो उसका विचार ये था, इसलिए उसने धर्म नीति के स्थान पर अर्थनीति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार और जीविका को अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी कि मनुष्य का व्यवहार और जो जीविका है उसे हम अर्थ के नाम से जाने जाएंगे और इसके संबंध में जो नीतियां बनती है उसे अर्थशास्त्र कहे जाएंगे। मनुष्य से युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। कौटिल्य मानते हैं कि जो भूमि मनुष्य जिस पर रहता है वही अर्थ है। इस भूमि की प्राप्ति तथा उसके लक्षण के लिए यानी उसके रक्षण के लिए हम जो भी काम करते हैं, जो भी उपाय करते हैं,
उस शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। कौटिल्य के विचारों के अंदर यह माना गया है कि संसार में धन ही वह वस्तु है और जिसके अधीन धर्म और काम दोनों आते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल धन का शास्त्र नहीं है, बल्कि यह उससे अलग और विस्तृत शास्त्र है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि जब अर्थ और वित्त दोनों हमारे पास में हैं तो हम किसी का भी नियंत्रण कर सकते हैं, किसी को भी अपनी इच्छा अनुसार संचालित कर सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का राजनीतिक आधार। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य शास्त्र से घनिष्ठ संबंध हैं, क्योंकि एक विशेष राज व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों का संपादन एवं अर्जित साधनों का सदुपयोग करना अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय होता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को धर्म, नीति एवं दर्शन शास्त्र से अलग किया। उसने अर्थशास्त्र को राज्य शास्त्र का अविभाज्य अंग माना, क्योंकि राज्य तंत्र का संबंध जो है वह इन 4 कामों से होता है। ये 4 काम कौन कौन से हैं? अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति का प्रयास करना, जो वस्तु हमें नहीं मिली है उसे हमें पाने का प्रयास करना। प्राप्त वस्तु का रक्षण करना, और जो वस्तु हमें मिल गई है उसका हम उचित प्रकार से रक्षण करें। उचित रूप से रचित वस्तु की वृद्धि करना। उचित प्रकार से अगर हमने जो कोई वस्तु ली है उसकी हम कैसे रक्षा करें उसके बारे में विचार करना, और उसकी रक्षा करके उसकी वृद्धि करना। चौथा और अंतिम काम जो है, वृद्धि को उचित कार्यों में लगाना। जो वृद्धि हमारी हुई है उसे हम उचित कामों में लगाएं, तब वो हमारा राजनीतिक आधार बनेगा अर्थशास्त्र का। इस आधार को, इस अर्थशास्त्र को राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए चाणक्य ने 32 प्रकार की युक्तियां बताई है कि कैसे हम इन कार्यों को कर सकते हैं। अप्राप्य वस्तु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्य वस्तु का कैसे रक्षण कर सकते हैं, कैसे उसकी वृद्धि कर सकते हैं और कैसे वृद्धि को उचित कामों में लगा सकते हैं। इसके लिए 32 प्रकार की युक्तियां बताई हैं। जो अर्थशास्त्र का प्रकरण है हमारे, उसके 180वें प्रकरण में उसका वर्णन किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय सामग्री एवं क्षेत्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय सामग्री 2 ही बातों पर प्रमुख रूप से निर्भर करती है। इन पे ही ज्यादा ध्यान दिया गया है, जिसमें प्राप्त भूमि का रक्षण और नई भूमि की प्राप्ति का प्रयत्न। हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त के साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आसपास के राज्यों पर अधिकार करने का जो काम था वो कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने अपनी कूटनीति के माध्यम से किया था, और उस राज्यों को उस भूमि का रक्षण करने का भी पर्याप्त प्रयास किया था, अखंड भारत का निर्माण किया था। तो इसके लिए प्राप्त भूमि का रक्षण, यह कौटिल्य अर्थशास्त्र का पहला सिद्धांत है। यद्यपि इसके प्रारंभिक अध्यायों में राजा की भावनाओं, कार्यों और राजकाज के प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था तथा राज्य की रक्षा के साथ साथ अर्थशास्त्र के पहले 5 अधिकरणों में प्राप्त भूमि के रक्षण पर जोर दिया गया है। नई भूमि की प्राप्ति के प्रयत्न। अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में नई भूमि प्राप्ति का विवेचन किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य की 7 प्रकृतियां
मित्र तथा शत्रु, पड़ोसी राज्यों से संबंध, गुप्तचर एवं सेना संबंधी विवेचन आदि के बारे में जानकारी दी गई है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इन संसाधनों से जो भी वृद्धि होती है उस वृद्धि से प्राप्तियों को उचित कामों में ही लगाने पर जोर दिया गया है। उसका मानना था कि यदि हम हमारी वृद्धि को, हमारी आय को उचित कामों में लगाते हैं तो हम चिरकाल तक अस्थायी रूप से शासन कर सकते हैं। चिरकाल तक हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो बनी रह सकती हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रमुख उद्देश्य: राज्य की भौतिक व्यवस्था को मजबूत करना, शासन की व्यवहारिक समस्याओं का विवेचन और उनका समाधान करना, विद्याओं के ज्ञान और शिक्षा प्रसार से समाज में जन जागृति लाना, शोध एवं शिक्षा के द्वारा देश को महान बनाना, राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंध का विकास करना, साम्राज्य स्थापना और विस्तार की नीतियों का निर्माण करना, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का निराकरण करना, जन कल्याण एवं जनहित के लिए कार्य करना। ये सब जो उद्देश्य हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रमुख उद्देश्यों के रूप में जाना जाता है। इन उद्देश्यों को अगर हम जानते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्राचीन काल के अंदर जो समस्याएं थी उनका व्यवहारिक निराकरण करने को अर्थशास्त्र का निर्माण किया गया, अर्थशास्त्र के विचार प्रतिपादित किए गए। यानी उस समय जो व्यवस्थाएं थी उनको सही तरीके से चलाने के लिए, क्योंकि विद्या का अभाव था तो विद्यार्जन के लिए कह दिया कि हाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे प्राचीन काल में थे, उनके माध्यम से शिक्षा विस्तार पे जोर दिया गया और वहाँ शोध के बारे में जानकारी दी गई कि शोध कार्य किया जाना चाहिए। राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध हम कैसे स्थापित करें इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। यानी प्राचीन काल की जो समस्याएं थी उनके समाधान करने के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है।